हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? उम्मीद है शायद अच्छे ही होंगे। राजस्थान लाइव स्टडी चैनल में आज राजस्थान की क्लास में हम चर्चा करने वाले हैं राजस्थान के प्रमुख राजवंशों की। तो राजस्थान के प्रमुख राजवंश परीक्षा की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। और राजवंशों में आज हम सबसे पहले लेने वाले हैं चौहान वंश को। तो आज हम पढ़ेंगे राजस्थान में चौहान वंश। चौहान वंश चौहान वंश में काफी प्रतापी शासक हुए हैं और इनसे जो चौहान वंश टॉपिक से जो क्वेश्चन आते हैं, अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत होता है। इनकी उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत हैं। तो इनकी उत्पत्ति के सिद्धांतों में से क्वेश्चन आते रहते हैं तथा इनसे जो प्रतापी शासक है जिन्होंने प्रमुख युद्ध वगैरह लड़े उनसे भी क्वेश्चन आते रहते हैं तथा इनका प्रारंभिक क्षेत्र किस जगह को माना जाता है या किस क्षेत्र को माना जाता है ये भी क्वेश्चन आता रहता है। एवं राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक ये भी पूछ लिया गया है कि राजस्थान में चौहान वंश का संस्थापक किसे माना जाता है। तो अपन चौहान वंश से की शुरुआत करने वाले हैं। राजस्थान के प्रमुख राजवंशों में से चौहान वंश एक है। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि चौहान वंश शुरू करने से पहले आप सभी को बोल दूं कि ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करो ताकि क्लास में और फिर आनंद आने वाला है। अपने को ज्यादा से ज्यादा जितने स्टूडेंट होंगे उतना ही अपने को क्लास लेने का आनंद आएगा और मुझे पढ़ाने में भी अच्छा आनंद आएगा। तो फिर से आपको बोल रहा हूँ कि ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। राजस्थान में प्रमुख राजवंशों में आज का अपना टॉपिक है चौहान वंश। अब इस चौहान वंश में अपन चौहानों की उत्पत्ति के बारे में बात करें कि इनकी उत्पत्ति कैसे हुई। उत्पत्ति के संबंध में भी अलग अलग विद्वानों का अलग अलग मत माना जाता है। राजस्थान के चौहान वंश में एक प्रमुख राजा हुए थे या शासक हुए थे जिनका नाम है पृथ्वीराज चौहान। और पृथ्वीराज चौहान के दरबार में एक दरबारी कवि रहा करते थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। तो पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे जिनका नाम था चंद्रबरदाई। चंद्रबरदाई के अनुसार यदि चौहान वंश की अपन बात करें उत्पत्ति के मामले में तो साहब चंद्रबरदाई जी ने कहा कि राजस्थान में सिरोही में एक पर्वत है जिसका नाम है माउंट आबू या आबू पर्वत है। यानी कि आबू पर्वत पर एक ऋषि रहा करते थे जिनका नाम था गुरु वशिष्ठ। गुरु वशिष्ठ यानी कि चंद्रबरदाई ने अपनी पुस्तक एक लिखी है और उस ग्रंथ का नाम है पृथ्वीराज रासो। इस पृथ्वीराज रासो ग्रंथ में चंद्रबरदाई जी बोल रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में कि एक गुरु वशिष्ठ रहा करते थे आबू पर्वत पर और ये पर्वत पर रहते हुए यज्ञ किया करते थे। यानी कि हवन कुंड बनाकर ये क्या किया करते थे, यज्ञ किया करते थे। अब आपको पता है कि जब हवन कुंड या यज्ञ वगैरह होते हैं तो धार्मिक मान्यता के अनुसार राक्षस प्रवृत्ति के लोग या प्रेत आत्माएं इसमें मांस मदिरा डालकर इसको अपवित्र करने की कोशिश करते हैं। तो जब गुरु वशिष्ठ जी ये यज्ञ कर रहे थे तो इन्होंने राक्षसी प्रवृत्ति के लोगों से इस यज्ञ की सुरक्षा के लिए जो ये हवन कुंड बना हुआ है, अग्नि कुंड बना हुआ है, इसकी सुरक्षा के लिए, हवन कुंड की सुरक्षा के लिए अग्नि कुंड से 4 योद्धा उत्पन्न तैयार किए। यानी कि 4 योद्धा उत्पन्न किए जो इसकी सुरक्षा कर सके। इसलिए कि इस हवन कुंड की सुरक्षा की जाए इसलिए चंद्रबरदाई जी बता रहे हैं कि गुरु वशिष्ठ ने हवन कुंड से 4 योद्धा उत्पन्न किए थे और उन 4 योद्धाओं का नाम है, पहला योद्धा है जिसे कहते हैं प्रतिहार, दूसरा है परमार,
तीसरा है चालुक्य। यानी कि ये तीनों योद्धा जब इसकी सुरक्षा में असफल हो गए तो उन्होंने एक सशक्त योद्धा उत्पन्न किया जिसका नाम है चौहान। यानी कि वो आगे चलकर क्या कहलाए? चौहान। अर्थात चंद्रबरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई। यानी कि चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो ग्रंथ के लेखक हैं। उन्होंने अपनी ग्रंथ में लिखा है कि एक गुरु वशिष्ठ रहा करते थे आबू पर्वत पर, जो एक यज्ञ किया करते थे और यज्ञ की सुरक्षा के लिए उन्होंने अग्निकुंड से चार राजपूत योद्धाओं की उत्पत्ति की। और ये चार राजपूत योद्धाओं के क्रम इस प्रकार है: प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। एक बार सेकंड ग्रेड में ये क्वेश्चन आ गया कि अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न राजपूत जाति के क्रम बताओ, तो अपने को ये याद रखना है अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न राजपूत जाति है प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। कई बार क्वेश्चन आ गया उल्टा सीधा क्रम दे देते हैं और सीधा क्रम पूछ लेते कि अग्निकुंड सिद्धांत से उत्पन्न राजपूत जाति के क्रम बताओ, तो प्रतिहार, परमार, चालुक्य, चौहान। अर्थात चंद्रबरदाई के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। इतिहास में अपने एक और कवि हुए हैं जिनका नाम है सूर्यमल मिश्रण। सूर्यमल मिश्रण तथा ये सूर्यमल मिश्रण जी ने भी 2-3 पुस्तकें लिखी हैं, जैसे वंश भास्कर, वीर सच्चाई, 2-3 इनके प्रमुख ग्रंथ हैं। इन्होंने भी चंद्रबरदाई जी की बात का समर्थन किया है कि साहब ये चंद्रबरदाई जी जो बात बोल रहे हैं कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है, ये सत्य है। अर्थात चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से मानने वाले विद्वान है चंद्रबरदाई व सूर्यमल मिश्रण। अब कल मैंने चर्चा की थी कि राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं कर्नल जेम्स टोड। राजस्थान के इतिहास की बात हो और कर्नल जेम्स टोड का नाम ना आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति साहब विदेशियों से हुई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। यानी कि अपन बात कर रहे हैं चौहानों की उत्पत्ति के बारे में, तो चंद्रबरदाई और सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है तथा कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है। वह चंद्रबरदाई व सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। अब बात करें अपन बिजोलिया शिलालेख की, जो अपने को जानकारी देता है चौहानों की, उसकी भी अपन चर्चा करते हैं। यानी कि भीलवाड़ा में एक शिलालेख मिला है अपने को जिसका नाम है बिजोलिया शिलालेख। बिजोलिया शिलालेख, ये बिजोलिया शिलालेख अपने को चौहान वंश की जानकारी देता है। अरे प्रमुख राजवंश हुए हैं उनकी जानकारी हमें कहां से मिलती है? या तो शिलालेखों से या प्रमुख साहित्यिक ग्रंथों से, इन्हीं से अपने को जानकारी मिलती है। इसलिए एक भीलवाड़ा में अपने को एक शिलालेख मिला है बिजोलिया शिलालेख, और बिजोलिया शिलालेख में एक बात लिखी हुई है कि वत्त श्री गोत्रे भूत। अर्थात बिजोलिया शिलालेख में लिखा गया है कि एक वत्स ऋषि रहा करते थे और जो गोत्र से ब्राह्मण थे और उन्हीं से इन चौहानों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है, ब्राह्मणों से। यानी कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में अपन ने चर्चा की है कि चौहानों की उत्पत्ति राजस्थान में कैसे हुई। तो अपन ने देखा 3 अलग अलग मत है। यानी कि चंद्रबरदाई सूर्यमल मिश्रण के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है। कर्नल जेम्स टोड के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से हुई है।
तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से हुई है। ये तो अपन ने बात की है उत्पत्ति के बारे में। अब अपन चर्चा करने वाले हैं कि चौहानों का संस्थापक या मूल पुरुष किसे कहा जाता है और चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र कहाँ माना जाता है। तो आपको पता है राजस्थान के मैप की आकृति पतंगाकार है। मैं एक पतंग भी बना देता हूं नक्शे के अनुसार समझने के लिए। जयपुर, नागौर और अजमेर की सीमा पर एक झील है जिसका नाम है सांबर। कौन सी झील है? सांबर झील। इसे ही इस क्षेत्र को ही कहते हैं सपाद लक्ष्य। सपाद लक्ष्य। जयपुर, नागौर, अजमेर की सीमा पर एक झील बनी हुई है। इस झील का नाम है सांबर झील या इसे का प्राचीन नाम है इस क्षेत्र का सपाद लक्ष्य। और इस सांबर व सपाद लक्ष्य में 551 में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। अपन बात कर रहे हैं चौहानों के प्रारंभिक क्षेत्र की। सांबर झील के आसपास अर्थात सपाद लक्ष्य के पास में 551 में वासुदेव चौहान ने चौहान वंश की स्थापना की। अर्थात वासुदेव चौहान को हमें चौहानों का मूल पुरुष या आदि पुरुष, मूल पुरुष, आदि पुरुष या इसे संस्थापक कह सकते हैं। संस्थापक अर्थात चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान को माना जाता है जिन्होंने सांबर झील के आसपास या सपाद लक्ष्य क्षेत्र में 551 में चौहान वंश की स्थापना की थी। अब साहब कोई शासक अपना राज्य बसाएगा तो एक अपनी राजधानी भी बनाएगा। तो इन्होंने यानी कि वासुदेव चौहान ने अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाई। अहिछत्रपुर जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। नागौर यानी कि हम बात कर रहे हैं चौहानों के संस्थापक की। तो चौहानों का संस्थापक वासुदेव चौहान 551 में सांबर झील के पास में वासुदेव ने चौहान वंश की स्थापना की तथा अपनी राजधानी अहिछत्रपुर को बनाई जिसे वर्तमान में नागौर कहा जाता है। अब साहब इसी वासुदेव ने अपनी एक कुल देवी और इन सांबर के चौहानों की कुल देवी है शाकंभरी माता। कौन सी माता? शाकंभरी माता। यानी कि 551 में वासुदेव चौहान ने जब चौहान वंश की स्थापना की तब अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर भी सांबर में बनाया। अर्थात शाकंभरी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? सांबर में। और बाकी शाकंभरी माता की अपन राजस्थान की लोक देवियां पढ़ेंगे तो और भी विस्तृत चर्चा करेंगे माताओं में। शाकंभरी माता का मंदिर लगभग 551 में बन गया। अर्थात ये माता बहुत ही प्राचीन है मानी जाती है, इसलिए इस माता को कहा जाता है तीर्थों की नानी। तीर्थों की नानी तथा इसे कहते हैं देवयानी तीर्थ स्थल। देवयानी तीर्थ स्थल। पटवार 2013 का क्वेश्चन है कि देवयानी तीर्थ स्थल कहाँ स्थित है? तो वह स्थित है सांबर में। अब साहब सांबर में चौहान वंश की स्थापना वासुदेव चौहान ने की। इस बात की जानकारी हमें कहां से प्राप्त होती है? तो इस बात की जानकारी हमें बिजोलिया शिलालेख देता है। कौन सा शिलालेख? बिजोलिया शिलालेख।
बिजोलिया शिलालेख। अरे दोस्तों समझ में आ रही है ना? बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान था तथा वासुदेव चौहान ने 551 में चौहान वंश की स्थापना की थी। इसलिए वासुदेव चौहान को सांबर के चौहानों का या चौहान वंश का संस्थापक माना जाता है तथा इन्होंने अपनी राजधानी छतरपुर को बनाया, जिसे वर्तमान में नागौर कहते हैं। वह अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया, जो तीर्थों की नानी व देव यानी तीर्थ स्थल कहलाता है। अब बात करें साहब कि इस बात की जानकारी हमें कौन सा शिलालेख देता है, तो यह शिलालेख है बिजोलिया शिलालेख, अर्थात सांबर के चौहान वंश की जानकारी हमें देता है बिजोलिया शिलालेख। अब साहब अपन ने देखा कि वासुदेव चौहान संस्थापक बने हैं, अर्थात चौहान वंश की स्थापना की है। इसके बाद में जो शासक बनते उनकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। तो साहब इनके बाद में शासक बने थे चौहानों में, और वो शासक बने थे गुवक। कौन बने थे? गुवक शासक बने। और गुवक का इतिहास में खास योगदान नहीं रहा, एकमात्र योगदान ये रहा है कि साहब मैं बात कर रहा हूं वासुदेव चौहान के बाद में शासक बने थे गुवक, और गुवक ने सीकर में हर्षनाथ जी के मंदिर का निर्माण करवाया, हर्षनाथ जी का मंदिर बनाया। यानी कि हम बात कर रहे हैं वासुदेव चौहान के बाद में चौहानों के प्रतापी शासकों के बारे में। तो हर्षनाथ जी का मंदिर निर्माण करवाया है चौहान शासक गुवक ने, और इनके बाद में शासक बने थे पृथ्वीराज सेकंड, विग्रहराज सेकंड, लेकिन इतिहास में उनका खास योगदान नहीं है। और उसके बाद में प्रमुख शासक बनते हैं जिनका नाम है अजय राज। अजय राज यानी कि चौहानों के प्रतापी शासक फिर बनते हैं अजय राज, और ये अजय राज शासक बने साहब 1105 से लेकर 1133 तक। यानी कि चौहानों में वासुदेव चौहान, गुवक, पृथ्वीराज सेकंड तथा विग्रहराज सेकंड के बाद में जो प्रतापी शासक बनते हैं वो बनते हैं अजय राज। और अजय राज ने फिर साहब सोचा कि मैं मेरे साम्राज्य का विस्तार करूं, इसलिए इसने अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए सांबर से आकर एक नए नगर की स्थापना की, और उस नगर का नाम है अजमेर। अर्थात बात है 1113 की। 1113 में अजय राज ने अजमेर नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी भी किसको बनाया? अजमेर को। तो चौहानों की पहली राजधानी कौन सी है? छतरपुर नागौर, और दूसरी राजधानी कौन सी हो गई? अजमेर। यानी कि चौहानों में प्रतापी शासक हुए हैं अजय राज, जो शासन करते हैं 1105 से 1133 तक, तथा इन्होंने सांबर से निकलकर अपने साम्राज्य का विस्तार किया तथा एक नए नगर की स्थापना कर दी जिसका नाम है अजमेर। और अजमेर नगर की स्थापना हुई है 1113 में, तथा इस अजय राज ने अपनी राजधानी भी अजमेर को बनाई। अब साहब वही मैं एक बार वापस राजस्थान के मैप की आकृति बनाता हूं। ये अपना राजस्थान का मैप, और यहाँ से एक अपना अजमेर जिला है। आपको पता है कि राजस्थान में पर्वतमाला है जिसका नाम है अरावली पर्वतमाला। यानी कि राजस्थान में जो इधर सिरोही से प्रवेश करती है तथा झुंझुनू से होते हुए निकल जाती है, और ये यहाँ से है अपना अजमेर। और अब पढ़ेंगे अपन अजमेर के इतिहास के बारे में, अजमेर के चौहानों के इतिहास के बारे में। अजमेर नगर की स्थापना की है साहब अजय राज ने। किसने की है? अजय राज ने। अजय राज ने 1113 में अजमेर नगर की स्थापना की तथा अपनी राजधानी भी अजमेर को बनाई। अब साहब अजमेर नगर की स्थापना कर दी। इस अजमेर नगर से एक पर्वतमाला निकलती है, और इस अजमेर नगर में एक पहाड़ी है इस अरावली पर्वतमाला में, जिसका नाम है बीटली पहाड़ी। कौन सी पहाड़ी है?
बीटली पहाड़ी। अरे दोस्तों समझ में आ रहे हैं ना आपको? तो अपन बात कर रहे हैं अजमेर के चौहानों की। अजमेर नगर की स्थापना अजयराज ने 1113 में की तथा अपनी राजधानी अजमेर को बनाई। वह अजमेर में स्थित बीटली पहाड़ी पर अजयराज ने अपने ही नाम से एक दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम है अजय मेरू दुर्ग। अजय मेरू दुर्ग यानी कि अजमेर नगर की स्थापना करके बीटली पहाड़ी पर अजयराज ने अपने ही नाम से एक दुर्ग की स्थापना की जिसका नाम है अजय मेरू दुर्ग। और इस दुर्ग का निर्माण बीटली पहाड़ी पर करवाया, इसलिए इस दुर्ग का प्राचीन नाम है, इसे कहते हैं गढ़ बीटली। गढ़ बीटली यानी कि दुर्ग का नाम अजय मेरू दुर्ग जिसका प्राचीन नाम क्या है? गढ़ बीटली, तथा इस दुर्ग का वर्तमान नाम तारागढ़ है। तारागढ़ है यानी कि अजयराज ने अजय मेरू दुर्ग की स्थापना की है जिसका प्राचीन नाम है गढ़ बीटली, तथा इसे कहते हैं, इसका वर्तमान नाम क्या है? तारागढ़। और ये तारागढ़ किसने रखा, इसकी भी अपन चर्चा करने वाले हैं। यहाँ मेवाड़ का इतिहास अपन पढ़ेंगे और मेवाड़ इतिहास में एक शासक हुए थे जिनका नाम था रायमल। और रायमल के 3 पुत्र थे, पृथ्वीराज सिसोदिया, जयमल व महाराणा संग्राम सिंह। राणा सांगा प्रतापी शासक हुए मेवाड़ के इतिहास में। तो साहब रायमल के पुत्र पृथ्वीराज सिसोदिया मेवाड़ छोड़कर आते हैं और यहाँ इस अजय मेरू दुर्ग में दुर्ग जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था। यानी कि जब पृथ्वीराज सिसोदिया आते हैं वो सन है 1500 के लगभग, यानी कि 1500 के लगभग जब इनका कार्यकाल रहा उस वक्त वो अजमेर नगर आते हैं और अजमेर में अजय मेरू दुर्ग में रहने के लिए उन्होंने दुर्ग की जो जीर्ण शीर्ण अवस्था में हो गया था उस दुर्ग की मरम्मत करवाई और मरम्मत करवाकर अपनी घरवाली तारा के नाम से इस दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। यानी कि पृथ्वीराज सिसोदिया की एक रानी थी जिसका नाम था तारा और दोनों आकर अजय मेरू दुर्ग में रहने लगते हैं और तारा ने बोल दिया कि साहब ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये दुर्ग है, मैं यहाँ रहने वाली नहीं हूँ, इसलिए इस दुर्ग की मरम्मत करवाई जाए। तो साहब अपनी पत्नी का कहना मानकर और पृथ्वीराज सिसोदिया जी ने एकदम शानदार 2 BHK फ्लैट बनवा दिए वहां। अर्थात मेरा कहने का मतलब है दुर्ग को परिपूर्ण रूप से यानी कि उसकी मरम्मत करवा दी और उसका नाम घरवाली तारा के नाम से ही क्या रख दिया? तारागढ़। अर्थात वर्तमान नाम इस दुर्ग का तारागढ़ है जो रखा है किसने? पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने। पृथ्वीराज सिसोदिया ने। अब इस दुर्ग के अनेक और भी नाम है, जैसे इसी दुर्ग को कहते हैं अरावली का अरमान। अरावली का अरमान। इसे दुर्ग को कहते हैं राजस्थान की कुंजी। इसी दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। राजस्थान का जिब्राल्टर। यानी कि वैसे अपन एक टॉपिक पढ़ाऊंगा मैं आपको राजस्थान के प्रमुख दुर्ग, महल, किले, छतरियां, उसमें इस दुर्ग की अपन और भी विस्तृत चर्चा करेंगे। अजयराज, अब एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। शुरुआत में अपन ने चौहान वंश की शुरुआत की है। चौहानों में उत्पत्ति के बारे में अपन ने देखा कि चौहानों की उत्पत्ति के बारे में चंद्रवरदाई जी ने कहा है कि चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से हुई है तथा इस बात का समर्थन है कवि सूर्यमल मिश्रण जी भी करते हैं। तथा अपन ने देखा कर्नल टोड जो चौहान राजस्थान इतिहास के जनक माने जाते हैं, उन्होंने चौहानों की उत्पत्ति विदेशियों से मानी है और कर्नल टोड की बात का समर्थन करते हैं। विदेशी इतिहासकार स्मिथ और कुक भी उसकी बात का समर्थन करते हैं तथा बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति अग्निकुंड सिद्धांत से मानी। बिजोलिया शिलालेख के अनुसार चौहानों की उत्पत्ति ब्राह्मणों से मानी गई है। मेरा कहने का मतलब अग्निकुंड सिद्धांत से चंद्रवरदाई
विदेशियों से कर्नल टोड और ब्राह्मणों से बिजोलिया शिलालेख मानता है। अब बात की अपने चौहान वंश में प्रारंभिक क्षेत्र, तो प्रारंभिक क्षेत्र हुआ है साहब चौहानों का प्रारंभिक क्षेत्र माना गया सांबर को। सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को बताया गया है। इसी क्षेत्र का प्राचीन नाम सपादलक्ष है। अर्थात सांबर में चौहान वंश की स्थापना 551 में वासुदेव ने की और वासुदेव ने अपनी राजधानी छत्रपुर नागौर को बनाई। वह अपनी कुल देवी शाकंभरी माता का मंदिर बनवाया, जिसे सांबर में तीर्थों की नानी व देव यानी तीर्थ स्थल के नाम से भी जाना जाता है। इसके बाद में अपन ने देखा कि वासुदेव चौहान के बाद में गुहक शासक बने, पृथ्वीराज सेकंड शासक बने तथा विग्रहराज चतुर्थी शासक बने। इसके बाद में जो प्रमुख शासक है वो शासक बनते हैं अजयराज। 1105 में अजयराज शासक बने और 1105 में वो शासक बनने के बाद में अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं और 1113 में अजयराज ने अपना एक नाम से एक नया नगर बसा दिया जिसका नाम है अजमेर और इसे ही अपनी राजधानी बना ली। अजमेर राजधानी बनाई और उसके बाद में इसी अजमेर में बीटली पहाड़ी पर इन्होंने एक अपने ही नाम से दुर्ग का निर्माण करवाया जिसका नाम है अजय मेरु दुर्ग, जिसका प्राचीन नाम है गढ़ बीटली तथा वर्तमान नाम जिसका है तारागढ़। और ये तारागढ़ नाम पृथ्वीराज सिसोदिया ने रखा जो मेवाड़ के राजकुमार थे, जिन्हें उड़ना राजकुमार भी कहा जाता है क्योंकि वो तेज धावक थे इसलिए उड़ना राजकुमार कहा जाता है। उन्होंने दुर्ग की मरम्मत करवाई तथा घरवाली तारा के नाम से ही दुर्ग का नाम तारागढ़ रख दिया। इसी दुर्ग को कहते हैं रावली का अरमान, इसी दुर्ग को कहते हैं राजस्थान की कुंजी, इसी दुर्ग को कहते हैं राजस्थान का जिब्राल्टर। अब साहब अजय राज के बाद में शासक यहाँ बनते हैं जिनका नाम है अर्णोराज। कौन बनते हैं? अर्णोराज। यानी कि अजय राज के बाद में जो प्रतापी शासक बने हैं वो कौन बनते हैं? अर्णोराज। और इन अर्णोराज का शासन काल रहता है यहाँ 1133 से लेकर 1150 तक, जिसकी चर्चा हम आने वाली क्लास में करेंगे। आपको मैं बता दूं कल 30 अप्रैल 2020 को शाम 5 से 6 अपनी ये राजस्थान इतिहास की क्लास राजस्थान लाइव स्टडी चैनल पर कल लाइव होगी, तो आप ज्यादा से ज्यादा इसे शेयर करिए और लाभ उठाइए। सभी दोस्तों से फिर मेरा निवेदन है कि अपने इस चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें तथा लाइक और कमेंट जरूर करें। और कल आपको याद है ना, कल 30 अप्रैल शाम को 5 से 6 राजस्थान इतिहास की आपकी लाइव क्लास होगी जिसमें आप सभी क्लास ले सकते हैं। ओके, बाय, टेक केयर।